गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर 14 के पार्ट 2 के अंदर। चैप्टर 14 का पार्ट 1 ऑलरेडी आपको डिलीवर हो चुका है और उससे हमने आपको जो सिखाया था वो सिखाया था कैलकुलेट द टाइम साइज फॉर फॉलो और मार्केट। ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक था आपके लिए, आपकी स्टार्टअप जर्नी के लिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे आइडल मार्केट के बाद जो फॉलो ऑन मार्केट होता है उसमें मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करूंगा और इससे मुझको क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑलरेडी आपने अच्छे से समझा, अच्छे से सीखा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2। चलिए, अब हम थे पार्ट 1, ऑलरेडी हमने टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम को डिस्कशन किया था लास्ट में। अब हम शुरू करते हैं व्हाई आइडेंटिफाई फॉलो ऑन मार्केट्स। आपको क्यों आइडेंटिफाई होना चाहिए अपना फॉलो ऑन मार्केट और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी नीड क्यों होती है, थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब आप किसी आइडल मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जब आप किसी बीच हेड से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद आप एटलीस्ट भाई एक होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्केल नहीं करना है, तो आप वहाँ पे भी अपनी रोजी रोटी के लिए उस बिज़नेस को कर सकते हो। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लाखों करोड़ों लोग ये कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, कुछ बंदों का माइंडसेट होता है कि नहीं, मेरे जो ऑफिस हो, मेरी जो ब्रांचेस हो, मेरी जो कंपनी हो ना, वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग मतलब जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस नोएडा से स्टार्ट किया, तो कुछ बंदों की जो डिज़ायर होगी वो होगी कि मेरी ये कंपनी नोएडा में हो, एक गुड़गांव में हो, एक फरीदाबाद, एक गाजियाबाद, एक मेरठ, एक मुजफ्फरनगर, इस तरीके से भाई लगभग 10, 15, 20, 30 कंपनियां मेरी होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर 14 का पार्ट 2 है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस को एक सीमित दायरे में नहीं रखना चाहते, वो अपने बिजनेस को सीमित नहीं रखना चाहते, वो फॉलो ऑन में जाना चाहते हो, वो नए मार्केट की तलाश में रहते हैं कि चलो यहाँ पे मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब मैं नया मार्केट सर्च करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने देखा होगा एक कंपनी है पार्ले जी। पार्ले जी बिस्किट आपने खाया होगा, पार्ले जी बिस्किट। तो पार्ले जी बिस्किट की कीमत ऑलरेडी 2 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके से 10 रुपये, इस तरीके से वो मिलता है आपको। आप उसको नोटिस करना कि आपको वो बिस्कुट कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो आपने दिल्ली में भी उस बिस्कुट को खाया होगा, आपने नोएडा में भी खा सकते हो, आप गाजियाबाद में भी खा सकते हो, मेरठ, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप हरियाणा, यूपी, बिहार, आपको कहीं पे भी चले जाओ, आपको पार्ले जी का बिस्कुट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। यानी कि वो कंपनी भले ही कहीं पे भी हो, ये हो सकता है आपको भी ना पता हो कि पार्ले जी की कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जगह बिक रहा है, वो अलग अलग स्टेट में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि जो बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि उनका प्रोडक्ट हर जगह बिके, हर जगह उनका प्रोडक्ट बिके जहाँ जहाँ पे उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। आप और बहुत सारी चीज़ों को ले लो, आप जैसे मान लो आप हीरो होंडा की बाइक को ले लो। हीरो होंडा का शोरूम आपको नोएडा में मिल जाएगा, आपको गुड़गांव में मिल जाएगा, आपको सब जगह मिल जाएगा। तो मेन जो माइंडसेट होता है बिजनेस करने वाले बच्चों का या बिजनेस करने वाले लोगों का, वो माइंडसेट होता है अपने बिजनेस के लिए नया फॉलो ऑन मार्केट सर्च करना और उसमें अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को लेके जाना। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, मैक्सिमम कंपनी जो बड़े लेवल की है, जो अच्छे लेवल की कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। एटलीस्ट देश के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, विदेशों में भी मिल जाएंगे। तो वो क्या माइंडसेट होता है? वो यही माइंडसेट होता है उन बच्चों का या उन कंपनीज का या उन कंपनीज का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो बहुत हाई लेवल की जो टीम होती है, जो सब कुछ डिसीजन लेती है। तो उनका जो विजन होता है ना, वो बहुत लेंथी विजन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन होता है उनका। ठीक है, मिशन और विजन बहुत क्लियर होते हैं उनको अपना गोल बिल्कुल क्लियर होता है। वो भले ही शुरुआत छोटी कर रहे हो,
वो शुरुआत भले ही छोटी कर रहे हो, बट उनका जो माइंड होता है ना वो बहुत दूर तक कैप्चर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैलकुलेट करना ज़रूर आना चाहिए। उससे आपको पता लगता है कि मेरा मार्केट कितना बड़ा है। अब ऐसा होता है, जैसे मान लो सपोज आपने कोई काम स्टार्ट किया, कोई किसी प्रोडक्ट के साथ कोई काम स्टार्ट किया। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने एक टायर बनाया, ठीक है, और टायर के लिए आपके जो पास यूज़र्स है वो ऑलरेडी आपने बाइक का टायर बनाया और हीरो आपका यूज़र्स है, कस्टमर्स बन सकता है, और आपने वहाँ पे जैसे तैसे बात करके अपनी सर्विस देनी शुरू कर दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने जिस मार्केट में वो भाई जो नियर बाई मार्केट थी वो आपने कैप्चर कर ली। अब क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे या फिर दूसरा अल्टरनेट सोर्स सर्च करोगे कि भाई इस कंपनी में तो मेरा चला गया, मैं क्यों ना बजाज में बात करूं, क्यों ना यामा में बात करूं, क्यों ना मैं टीवीएस से बात करूं, है ना। इस तरीके से भी बात करोगे ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सेम इसी तरीके से होता है फॉलो ऑन मार्केट, और ये फॉलो ऑन मार्केट आपको जो आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज वो करते हो उसमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है कि आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैसे कैलकुलेट करते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्यों ज़रूरी होता है आपको करना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। नंबर 1, टारगेटिंग द न्यू मार्केट। आप टारगेट करते हो एक नई मार्केट को, एक नए सोर्स को, एक नए कस्टमर्स को, एक नए सप्लायर्स को जिसको आप माल देना चाहते हो। आप क्या करते हो, टारगेट करते हो। किस चीज़ में टारगेट करते हो, फॉलो ऑन करते हो उनको, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, बिल्ड ए स्केल बिजनेस। आप एक बड़े लेवल का बिजनेस स्केल करने की प्लानिंग में हो, एक बड़े लेवल का बिजनेस करने की आपका माइंडसेट है, तो ये वहाँ पे भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत दूर तक दिख रही होती है। कई बार क्या होता है कि सपोज मान लो भाई नोएडा में आपने ये कंपनी स्टार्ट की, नोएडा में आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया और नोएडा में किसी भी बंदे ने आपका टायर परचेज नहीं किया, ठीक है, लेकिन गुड़गांव में एक कंपनी ने आपका टायर परचेज कर लिया। तो अगर नोएडा वालों ने आपका टायर परचेज नहीं किया तो क्या आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो है ना, आपको पता है कि भाई मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। इन्होंने मना कर दी तो मैं दूसरे में जाऊंगा, दूसरा मना करेगा मैं तीसरे में जाऊंगा, तीसरा मना करेगा मैं चौथे में जाऊंगा। एटलीस्ट मुझको मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरा सोल्यूशन मार्केट में उतारना ही है, ठीक है। अब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, हो सकता है वो आपका राइट मार्केट ना हो, या वो जगह सही ना हो, या फिर और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज चूज़ किया, आपने यूजर्स प्रोफाइल्स अच्छे से बनाई है ना, पर्सोना बहुत अच्छे से बनाया है, तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि ये नहीं तो कोई और सही। अगर इसने ये मेरे कस्टमर्स बनने के लिए नहीं तैयार तो दूसरे को पकड़ूंगा, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा नहीं पांचवा। और ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये जब तक चलता रहता है जब तक आप अपने बीच हेड में या अपने आदर्श बाजार में सफल नहीं हो जाते। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अपना टाइम अगर आप कैलकुलेट करके रखोगे, अपने यूजर्स की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होगी, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएगी लेकिन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी सामने दिखेंगे। अब स्केल करने का जब माइंडसेट बच्चे के अंदर आ जाता है तो उसमें उसको छोटी मोटी जो निगेटिविटी आती है या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो उससे डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने बिजनेस को किस लेवल पे स्केल करने वाला हूँ। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या होता है, रिमेंबरिंग द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपने बिजनेस जो भी स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, आपने किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस, किसी सॉल्यूशन के साथ जो भी चीज़ स्टार्ट की हो, आप ये देखिए कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अगर आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, अगर आपने यूज़र्स को अच्छे से समझ लिया, अगर आपने मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो जब आप अपॉर्चुनिटी को देखोगे तो जो छोटी मोटी दिक्कतें होगी, जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होंगे, उससे आप कभी भी घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विस को लेके और अपने सॉल्यूशंस को लेके कि मैंने जो बनाया है वो बहुत बेहतर है। हाँ, कुछ दिक्कतें होगी तो मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। अब जब आपको अपॉर्चुनिटी का पता होगा तो सिंपल सी बात है, आप नेगेटिव होगे नहीं, और नेगेटिव नहीं होगे पूरे विश्वास के साथ,
पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट पे, आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। यानी कि आपको ये भी आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई लंबे समय तक क्या क्या पोटेंशियल्स है, क्या क्या संभावित मेरे लिए हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए खुले हुए हैं कि मैं लंबे समय तक हार ना मानूं या अपने प्रोडक्ट को लेके निगेटिविटी मेरे अंदर ना आए। ये भी चीज़ आपको पहले ही आइडेंटिफाई करनी है और ये ऑलरेडी आपके जो आइडल मार्केट होता है उसमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। उसके बाद चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट मार्केट। अल्टरनेटिव मार्केट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सपोज मान लो, अल्टरनेटिव मार्केट्स का मतलब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सपोज मान लो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कभी भी एक सप्लायर्स पे डिपेंड नहीं होती। जैसे मैं जो बच्चे हीरो होंडा में काम कर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हीरो कभी भी एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं होगी। सपोज मान लो उनको कोई कंपनी है जो टायर बना के देती है तो उनके पास 2 या 3 अल्टरनेट सोर्स होंगे कि सपोज एक को कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, उसे कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो उनके पास दूसरा सोर्स होता है। दूसरा सोर्स किस लिए होता है? ताकि उनको उनकी कंपनी में या उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके पास 2-3 अल्टरनेट सोर्स होते हैं। अब आपके बिजनेस में भी ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट सपोज मान लो आपका एक ही कस्टमर है और आप उसी पे ही डिपेंड हो। जैसे मान लो आप टायर बनाने वाली कंपनी हो और आपका एक ही कस्टमर्स है हीरो होंडा और हीरो होंडा पे ही आप डिपेंड हो, आपने दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोर्स या अल्टरनेटिव कस्टमर्स अपने लिए नहीं हायर किया हुआ। मान लो हो सकता है 20, 25, 50 लाख का बिजनेस वही दे रही हो और आप उसी में ही खुश हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, आपके रिलेशन अच्छे ना रहे, कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपका ऑर्डर देना बंद कर दे, कंपनी आपको ऑर्डर देना बंद कर दे या अपने मनमाने रेट पे आपको ऑर्डर लेना पड़े कि भाई जिस रेट में आपको औसत भी नहीं आ रहा, आप घर से ही पे करने के लिए तैयार हो जाते हो कि एटलीस्ट भाई वो बंदा तो इतना सस्ता दे रहा है और आप अपने जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि आपको अपना बिजनेस बंद करना होता है क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स तो है नहीं। इसलिए जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करो, कोई बिजनेस शुरू करो तो उसके लिए आपके पास भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास अल्टरनेट सोर्स होते हैं, आपके पास भी अल्टरनेटिव कस्टमर्स होने चाहिए। आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होने चाहिए। जैसे मान लो आप अपना टायर हीरो को भी दे रहे हो, आप टीवीएस को भी दे रहे हो, आप न्यू हॉलैंड को भी दे रहे हो, आप मारुति सुजुकी को भी दे रहे हो। आप एटलीस्ट इतने सोर्स होने चाहिए कि 2-4 बंद भी हो जाए तो आपके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना हो और आप डाउनफॉल में ना जाए। मेरी बात को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी एक कस्टमर्स के भरोसे अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप ना शुरू करें। आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1, 2, 2-4 बंदे अगर जाते भी हैं, है ना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है जो आपकी पॉलिसी को इफेक्ट करेगी, आपके रेट्स को इफेक्ट कर सकती है या आपकी किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाए, उसको वो ना एक्सेप्ट करे, ना अप्रूव करे तो आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो ये आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब जो मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताने वाला हूं आपको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है अपसेल योर प्रोडक्ट। अपसेल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अपसेल होता है कि भाई सपोज मान लो आप हो और आपने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से कुछ कैटेगरी बनाई गई है या बास्केट बनाई है या कुछ बंडल्स बनाए हुए हैं जिसमें मान लो आप सेल करना चाहते हो 200 रुपये का मटेरियल। ठीक है, आप चाहते हो 200 रुपये का मटेरियल सेल करना चाहते हो और आपने उसके बराबर में एक 100 रुपये का बंडल रख दो। अब जो 100 रुपये का बंडल है उसमें 50 ग्राम चीज़ें हैं और जो 200 रुपये का बंडल है उसमें 350 ग्राम है या 300 ग्राम, 100 ग्राम का बेनिफिट्स। तो अपसेल का मतलब होता है कि भाई डाउन वाले की क्वांटिटी कम है, प्राइस कम है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन
बीच वाले में क्या है, प्राइस मीडियम है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब एक हाईएस्ट स्टोर रख दो उसमें, यानी कि वो आप 200 से बढ़ा के उसको 300 का कर दो, जिसमें 400 ग्राम का मटेरियल्स हो, 400 ग्राम कोई चीज़ हो खाने पीने की, कोई भी है ना, जो भी आप रखना चाहते हो, और उसको 400 रुपये का प्राइस दे दो। तो अप सेल का मतलब क्या ये होता है कि भाई जो आप सेल करना चाहते हो, जो आप बेचना चाहते हो, उसका उसमें बेनिफिट्स आप ज़्यादा दे दो। उसमें बेनिफिट्स लोगों को डाउन वाले से ज़्यादा और ऊपर वाले से मतलब इक्वल लगने चाहिए उसको, कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, तो मैं क्यों ना मैं मिडिल ले लूँ। तो अपसेल वही होता है कि आप कुछ ना कुछ गुणागणित लगा के, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ कैलकुलेशन करके आप उस प्रोडक्ट को जिसको बेचना चाहते हो उसको ज़्यादा बेच दो। ठीक है। अब होता है तुम्हारा इमिनेंट सेल्स या एडजेसेंट सेल्स। इमिनेंट और एडजेसेंट सेल्स क्या होती है, थोड़ा इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा इस टाइम, कोई कंपनी है और उसने एक प्रोडक्ट बनाया नूडल्स। ठीक है, नूडल्स मतलब मैगी बनाया। अब मैगी बनाने के बाद उनका वो मैगी काफ़ी अच्छा चला, बहुत अच्छे से चला, और टॉमनेट्स नूडल्स था वो, उसको देख के और भी बहुत सारी कंपनी है। एडजेसेंट सेल्स में क्या होता है कि भाई उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उन्होंने देखा कि यार मैगी, जो बंदा मेरा नूडल्स खा रहा है वो सॉस किसी दूसरी कंपनी का ले रहा है, वो सॉस जो चटनी होती है मैगी के साथ खाने के लिए वो किसी दूसरी कंपनी का ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है यार, जब मेरा प्रोडक्ट के साथ सॉस दूसरी कंपनी ले, क्यों ना मैं अपनी बना लूँ। तो उन्होंने वो सॉस भी अपनी बना दी। अब उन्होंने देखा क्या इसमें तो कुछ मसाले भी अलग अलग यूज़ करते हैं, तो क्यों ना मैं एक स्टैंडर्डाइज एक मसाले का पाउच भी बना दूं कि एटलीस्ट वो मसाला दूसरे से ना परचेज करे। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार इसमें कुछ लोग 70-80 ग्राम की लगभग वो होती है नूडल्स, 70-80 ग्राम आती है, कुछ लोगों को बड़ा से पसंद होता है, यानी कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक के से लेने पसंद करते हैं। तो उन्होंने उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सबसे छोटा 70, फिर उसके बाद 140, फिर उसके बाद 500 ग्राम, है ना, इस तरीके से। तो एडजेसेंट कर दिया उन्होंने, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते चले गए, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को बढ़ाते चले गए, और मिलते जुलती जो भी चीज़ें थी उनसे वो भी उन्होंने अपनी रख ली। एटलीस्ट अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर दिया और मार्केट में सेल करने लगे। क्यों? क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से चल ही रहा है और लोगों को फेथ भी है, लोगों को विश्वास भी है कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली जिसके पास मार्केट होगा वो अपना कोई भी प्रोडक्ट साथ में लगा के चला सकता है। तो यही होता है बड़ी बड़ी कंपनियों की जो प्लानिंग्स होती है, वो यही होती है, वो स्टार्टिंग में 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उनका मार्केट बढ़ता चला जाता है, जैसे उनकी सर्विस की डिमांड बढ़ती चली जाती है, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट उसमें और ऐड कर देती है मिलते जुलते। ऐसा नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाला काम नहीं होना, वो प्रोडक्ट मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक सिमिलरिटी बताई कि सिमिलर होना चाहिए। अगर मान लो कोई नूडल्स बना रहा है और वो केचप दूसरे का परचेज कर रहा है, तो डेफिनेटली आप केचप अपना बना सकते हो। अगर उसमें कोई स्पेशल मसाला यूज़ कर रहा है तो वो स्पेशल मसाला आप बना सकते हो। अगर जैसे अलग अलग क्वांटिटी में परचेज करना चाहता है तो आप पैकेजिंग चेंज कर सकते हो। ये आपके प्रोडक्ट में ये है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस है जो मार्केट के हिसाब से आपको करने। तो इसको बोलते हैं इमिनेंट या एडजेसेंट सेल्स। ये दो तरह की सेल्स होती है, जब आपको बिक्री ज़्यादा करनी हो, बिजनेस ज़्यादा करना हो। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू फाइंड द टेम साइज ऑफ योर फॉलो ऑन मार्केट। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि इसमें सिर्फ जो मैंने 2 रिसर्च आपको बताए थे, सबसे पहला रिसर्च मैंने आपको बताया था बॉटम अप एनालिसिस। बॉटम अप मतलब नीचे से जब आप ऊपर गए हो, आप नीचे से जब आप ऊपर चढ़े हो तो वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस की होगी, है ना। तो आप जो फॉलो ऑन मार्केट हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे आप टायर बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है, अब आपने एक ही कस्टमर्स को टारगेट किया हुआ है, वो कंपनी एग्जांपल ले लेता हूँ हीरो होंडा को, ठीक है। हीरो होंडा के अलावा अब आपको ये देखना है कि मैं किस और को फॉलो कर सकता हूँ, किसी और फॉलो ऑन मार्केट में जा सकता हूँ। तो और कौन कौन सी मार्केट से हो सकती है कि यहाँ पे सपोज मान लो मैं प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सपोज आप एक टायर बनाने वाली कंपनी हो और आपने सिर्फ और सिर्फ बाइक का टायर बनाया है,
सिर्फ और सिर्फ बाइक का टायर बनाना है। अभी आपके पास कार का टायर नहीं है, अभी आपके पास ट्रक का, ट्रैक्टर का, इनकी वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन, वो इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है। ओनली ऑन बाइक का टायर बनाया आपने, ठीक है। तो अभी आपके पास जो फॉलो ऑन मार्केट है वो तो बहुत बड़ा है ना। कैसे? क्योंकि अभी तो ओनली बाइक के एक मॉडल का टायर बनाया है। बाइक्स में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हर टायर का साइज अलग अलग होता है, उसकी क्वालिटीज़ अलग होती है। अच्छा, फिर फोर व्हीलर्स में आ जाओ, उनके टायर बहुत अलग अलग होते हैं भाई। मारुति का टायर अलग होगा, फिर उसके बाद बड़े मॉडल्स के टायर अलग होंगे, फिर उसके बाद बड़े मॉडल्स होंगे, फिर एसयूवी होगी, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉटम अप एनालिसिस करनी है कि मेरा जो फॉलो ऑन मार्केट है वो कितना बड़ा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी जब आप डीपली सोचोगे, डीपली इन चीज़ों को समझोगे कि भाई मेरा फॉलो ऑन मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है। तो अभी तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रोडक्ट है और वो भी एक बाइक का टायर है। अभी आपको, अगर आप फॉलो ऑन में जाओगे, आप एनालिसिस करोगे, बॉटम अप रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप पाओगे कि यार बहुत बड़ा मार्केट है, छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बहुत हाई लेवल का मार्केट है। अभी तो मैंने एटलीस्ट कदम रखा है, अभी तो मेरी चलना बाकी है, तो दौड़ना बाकी है, अभी तो मेरे पास मार्केट खुला हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा होता है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है कि भाई आपने ऑलरेडी, जब आप ये देख लेते हो कि मेरे पास शुरुआत में कहाँ से करूँ और कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक जा सकते हो, ये आपका टॉप डाउन एनालिसिस होता है। तो मतलब टॉप टू बॉटम एनालिसिस हो सकता है कि भाई ऊपर से नीचे किस तरीके से आप अपने नज़रिए के हिसाब से कैसे एनालिसिस करते हो, वो आपके ऊपर होता है। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स था, ये था चैप्टर 14 का पार्ट 2, जिसमें आपने बहुत अच्छे से समझा कि कैलकुलेट द टेम साइज फॉर फॉलो ऑन मार्केट। फॉलो ऑन मार्केट की आपको ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप अपने बिजनेस को स्केल करने वाले होते हो, अपने बिजनेस को बड़े लेवल का करने वाले होते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर 15, और चैप्टर 15 का पार्ट 1 आपको डिलीवर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।